हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित सिंह केमिस्ट्री क्लासेस। तो हम लोग ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस देख रहे थे। इंट्रोडक्शन पार्ट हमने लेक्चर नंबर 5 में कवर कर लिया था। आज हम लोग देखने वाले लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में स्टेप्स इन्वॉल्व इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस देखेंगे। ग्रेविमेट्री बेसिकली होता क्या है कि जब हम दो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस को आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्शन होने के बाद वहां प्रेसिपिटेशन अकर होता है। प्रेसिपिटेशन अकर होने के बाद हमको ये देखना होता है कि वो जो दो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस सपोज ए और बी हैं, ए को हमने मान लिया सिल्वर नाइट्रेट, बी को हमने मान लिया सोडियम क्लोराइड। मैं ये एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि प्रीवियसली प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में मैं इनको लेके चल चुका हूं। तो अगर आप सिल्वर नाइट्रेट को ए मान रहे हैं, सोडियम क्लोराइड को बी मान रहे हैं और दोनों को आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो क्या बनेगा? प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड। जस्ट लाइक एक बार फिर से, मैं कई बार रिवाइज करा चुका हूं लेकिन फिर से एक बार देखते हैं कि सपोज करिए ये प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है सिल्वर नाइट्रेट, इसने रिएक्ट किया है सोडियम क्लोराइड के साथ। तो आपका प्रेसिपिटेट क्या बनेगा? ये आयनाइज होगा Ag प्लस NO3 माइनस में, ये आयनाइज होगा Na+1 और Cl माइनस में। ये जो प्लस आयन है ये माइनस के साथ जाएगा और ये जो प्लस है ये इस माइनस के साथ जाएगा, यानी एक्सचेंज ऑफ कैटायंस एंड आयंस हो जाएंगे। सो दिस विल फॉर्म अ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl। और एक बाई प्रोडक्ट बनेगा यानी NaNO3, बाई प्रोडक्ट क्या बना? NaNO3। तो आप यहां भी देख पा रहे हैं कि ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बना है ये कितने अमाउंट में बना है, आपको कैसे पता चलेगा? तो आप क्या करेंगे, इस प्रेसिपिटेट को फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करने के बाद इसको आप ड्राई कर लेंगे, वॉशिंग कर लेंगे, ड्राई कर लेंगे। ड्राई करने के बाद इसको वेट कर लेंगे कि कितने अमाउंट में ये प्रेसिपिटेट बना है। उसी को बोलते हैं ग्रेविमेट्री, यानी कि कितना सिल्वर नाइट्रेट कितने सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट किया और कितने अमाउंट में ये बना। तो इसको जो हम वेट करते हैं कि ये कितने अमाउंट में बना है, यानी कितने ग्राम है, सपोज कर लीजिए y ग्राम है, तो आप इसे बोलेंगे ये प्रैक्टिकल यील्ड है किसका? AgCl का। थ्योरेटिकल यील्ड निकालना होगा तो आपको देखना होगा कि कितना मॉलिक्यूलर वेट सिल्वर नाइट्रेट, यानी कि इसका अगर आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल लें और इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लें और दोनों स्टोइकियोमेट्री से रिलेट कर लें। सपोज अगर ये x ग्राम लगता है ये z ग्राम बनाने के लिए, तो 1 ग्राम के लिए कितना लगेगा? z/x। और अगर 5 ग्राम आपने ये लिया है तो इंटू 5 कर देंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कितना बनना चाहिए। कितना बनना चाहिए थ्योरेटिकली वो होता है थ्योरेटिकल यील्ड, यानी कि सपोज करिए कि अगर कैलकुलेशन के हिसाब से ये बनना चाहिए 5 ग्राम, ये क्या है आपका थ्योरेटिकल यील्ड। लेकिन आपने जब वेट किया तो वेट में आया सपोज करिए 2.5 ग्राम, इतना ही अमाउंट बन के आया। कुछ बाई प्रोडक्ट निकल गया, कुछ रिएक्शन हुई, कुछ रिएक्शन नहीं हुई। तो जो प्रैक्टिकल यील्ड आया, जो हमने इसको वेट किया, तो ये है 2.5 ग्राम, ये हो गया आपका प्रैक्टिकल यील्ड। तो आपसे पूछा जाएगा परसेंटेज यील्ड कितना हुआ, यानी कितना आना चाहिए था और कितना आया। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? दैट परसेंटेज यील्ड is equal to practical yield upon theoretical yield into 100। तो आप रखेंगे कितना प्रैक्टिकल कितना है? 2.5 अपॉन 5 इंटू 100। 2.5 ये 2 से गया और ये कितना हो गया? 50, यानी 50%। आना चाहिए था 5 ग्राम लेकिन आया 2.5 ग्राम। तो ये जो ग्राम आया है दैट इज ग्रेविटी की वजह से होता है, क्योंकि हम देखते हैं वेट क्या होता है, जो भी हम वेट निकालते हैं ये m इंटू जी होता है। मास जनरली कांस्टेंट होता है तो वेट किसके प्रोपोर्शनल होगा? ग्रेविटी का। तो आप चाहे ग्रेविटी बोलिए या वेट बोलिए, आप वेट मीट्री बोलिए या ग्रेविमेट्री बोलिए, ग्रेविटी बेसिकली ग्रेविटी ही डिसाइडिंग फैक्टर होता है जो वेट को रिकॉग्नाइज करता है। सपोज करिए हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी का मास क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर हम ग्रेविटी अर्थ पे कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे जो वेट है वो कुछ और आएगा। अगर हम मून पे चले जाते हैं तो ग्रेविटी उसकी कितनी हो जाएगी? 1/6 यानी डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगी। तो हमारा जो टोटल वेट है वो डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। और यही मास अगर स्पेस में चला जाता है तो स्पेस में ग्रेविटी 0 होती है, तो वेट भी वहां क्या हो जाता है? 0, क्योंकि अगर ग्रेविटी 0 हो गई तो मास इंटू ग्रेविटी, यानी कि मास जो भी हो अगर ये 0 है तो वेट कितना हो जाएगा? 0। तो वेट टोटली किस पे डिपेंड करता है? ग्रेविटी पे। तो इसलिए हम लोग इसको ग्रेविमेट्री बोलते हैं, जहां पर हम वेट का कैलकुलेशन करते हैं। तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे कैसे हम इनको ग्रेविमेट्री करते हैं, उनमें क्या क्या स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं, वो सारा हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। तो यहाँ हमने लिख रखा है वो क्या क्या स्टेप्स हैं, इनको आइए एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टेप्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं, आइए इनको देख लेते हैं। सबसे पहला है प्रेसिपिटेशन, यानी कि जब भी आप ग्रेविमेट्री करने वाले हैं तो जब दो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, यानी कि जब दो केमिकल सब्सटेंसेस ए और बी
आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो प्रेसिपिटेट का बनना जरूरी है, क्योंकि अगर सॉलिड पार्टिकल्स नहीं बनेंगे तो आप फिल्टर किसको करोगे, आप वेट किसको करोगे। अगर वहां प्रेसिपिटेशन या क्रिस्टलाइजेशन नहीं हो रहा है तो ग्रेविमेट्री का कोई औचित्य नहीं है। तो हम लोग क्या, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, प्रेसिपिटेशन। तो आइए रिएक्शंस देख लेते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस कौन कौन सी हो रही हैं। तो सिंपली अभी जो मैंने लिखा था सिल्वर नाइट्रेट, यहाँ पे प्रेसिपिटेटिंग एजेंट क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। दिस वन इज अ प्रेसिपिटेटिंग एजेंट। ये सैंपल से रिएक्ट हो रहा है सोडियम क्लोराइड NaCl, जो हम मोर्स मेथड में भी देख रहे थे और फजांस मेथड में भी हमने देखा। तो ये क्या करेगा, दिस विल फॉर्म अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl एंड बाय प्रोडक्ट NaNO3। तो ये दिस रिएक्शन क्या है, प्रेसिपिटेशन। तो ग्रेविमेट्री का जो पहला स्टेप होता है वो क्या होता है, प्रेसिपिटेशन। एक बहुत कॉमनली एग्जांपल और यूज होता है, सपोज करिए कि आप बेरियम क्लोराइड का सैंपल ले रहे हैं, बेरियम क्लोराइड, और इसको आप रिएक्ट करा रहे हैं H2SO4 से, H2SO4। तो ये भी बिल्कुल वैसे आयनाइज होगा, ये आयनाइज होगा Ba+2 में, ये Cl-1 में, दिस विल आयनाइज इनटू H+1 और SO4-2। तो क्या होगा, बेरियम का +2 सल्फेट का -2 ये कंबाइन कर जाएगा एंड इट विल फॉर्म अ प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। तो यहां प्रेसिपिटेट किसका बना, बेरियम सल्फेट का। यानी आप कोई भी दो कंपोनेंट्स ले सकते हैं या दो कोई केमिकल सब्सटेंसेस ले सकते हैं, अगर वहां प्रेसिपिटेशन हो रहा है तो वो इनिशियल स्टेप होगा आपका ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का। तो अब प्रेसिपिटेशन हो गया, इसके बाद क्या करना है, डाइजेशन एंड ओस्टवाल्ड राइपनिंग। तो दोनों वर्ड्स को समझना बहुत जरूरी है, व्हाट इज डाइजेशन एंड व्हाट इज ओस्टवाल्ड राइपनिंग। डाइजेशन मीन्स होता है कि किसी भी चीज को अगर किसी के कांटेक्ट में आप बहुत देर तक रख दें या उसके कांटेक्ट में बहुत देर तक उसको डाइजेस्ट कर दें या बहुत देर तक अलाउ कर दें। ओस्टवाल्ड राइपनिंग मीन्स क्या होता है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स आपने पढ़ा है, यानी फ्रूट्स को पकने दें, दैट इज कॉल्ड राइपनिंग। ओस्टवाल्ड पर्टिकुलर एक साइंटिस्ट है, एक व्यक्ति है जिन्होंने ओस्टवाल्ड राइपनिंग डिस्कवर किया या उसको प्रोसीड किया, ठीक है। तो राइपनिंग में बेसिकली होता क्या है, जब प्रेसिपिटेशन होता है तो जो न्यूक्लियाई होता है वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, यानी कि उनके जो क्रिस्टल फॉर्मेशन या प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। डायग्रामेटिकली अगर हम लोग देखें तो आप ऐसे देखिए, ये ठीक है, सपोज दिस इज मदर लिकर, जहां पर आपका क्या होगा, प्रेसिपिटेशन होगा, मदर लिकर। तो यहां क्या होगा, छोटे छोटे प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होने लगेंगे। कब, जब सपोज करिए यहाँ पे एक कंपोनेंट B था, यहाँ कंपोनेंट A था, A B से क्या कर रहा है, आपस में रिएक्ट कर रहा है। आप इसी को ले लें, सिल्वर नाइट्रेट ऐड किया जा रहा है किसके सोल्यूशन में, सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन में। तो A आप मान लीजिए सिल्वर नाइट्रेट को और B मान लीजिए आप सोडियम क्लोराइड को। तो A और B आपस में रिएक्ट करेगा, तो इट विल फॉर्म सपोज AB, और वो AB क्या रहा आपका, ये AgCl, ठीक है। ये प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। तो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन में बेसिकली दो प्रोसेस होती है, एक होता है न्यूक्लिएशन और एक होता है क्रिस्टल ग्रोथ। तो जब न्यूक्लिएशन ज्यादा होगा क्रिस्टल ग्रोथ से, तब जो पार्टिकल्स बनेंगे वो स्मॉलर साइज पार्टिकल्स होंगे। पार्टिकल साइज कैसा होगा, स्मॉलर पार्टिकल साइज। और जब आपका क्रिस्टल ग्रोथ ज्यादा होगा न्यूक्लिएशन से, यानी कि न्यूक्लिएशन से ज्यादा होगा क्रिस्टल ग्रोथ, उस केस में क्या होगा, जो पार्टिकल साइज होगा वो कैसा होगा, लार्जर होगा, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, जब स्मॉलर पार्टिकल साइज होता है तो हम क्या करते हैं, उसको इसी पूरे कंटेनर को हम डाइजेशन के लिए यानी कि 12 से 24 घंटे के लिए एज इट इज उसको रख देते हैं। तो रखने से क्या होता है, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ये आपस में क्या करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने की वजह से ये जो छोटे पार्टिकल्स हैं अब ये बड़े पार्टिकल्स में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे, बड़े पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब प्रॉब्लम क्या होती है, अगर पार्टिकल छोटा है या पार्टिकल बड़ा है। पार्टिकल अगर छोटा होगा, आप उसको फिल्टर करने जाएंगे तो वो उसी सॉल्वेंट के साथ या इसी मदर लिकर के साथ वो पार्टिकल भी क्या करेगा, फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पार्टिकल का जो साइज होगा वो फिल्टर पेपर के पोर से क्या होगा, कम होगा, तो वो वहां से पास कर जाएगा। लेकिन अगर ये पार्टिकल साइज बड़ा है फिल्टर पेपर के पोर से, तो क्या होगा, लिक्विड तो नीचे चला जाएगा मदर लेकर, और जो आपका प्रेसिपिटेट है वो कहाँ आ जाएगा, आपके ऊपर फनल में आ जाएगा, जहां पे आप क्या कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन कर रहे हैं। तो एक तो प्रोसेस ये है।
और दूसरी प्रोसेस ये है कि आप क्या करें, इसको हीट करिए। हीट करने के बाद इसकी सडन कूलिंग करिए। सडन कूलिंग करने की वजह से क्या होगा कि जो हीट करने पे पहले काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी पार्टिकल्स की, वो दूर दूर जाएंगे, और जैसे ही उनकी सडन कूलिंग करेंगे वो सारे अट्रैक्ट होके क्या होंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और आपको जो पार्टिकल मिलेगा वो बड़ा पार्टिकल मिल जाएगा। तो राइपनिंग मतलब ये होता है कि छोटे पार्टिकल्स को बड़े पार्टिकल में कन्वर्ट करना, आइदर थ्रू डाइजेशन या आइदर थ्रू सडन कूलिंग। डाइजेशन में आपको कुछ गरमाना नहीं है, अगर आपके पास टाइम है, आप बहुत जल्दी में नहीं है, आज आपने प्रेसिपिटेशन किया है, आपको कल प्रेसिपिटेट की जरूरत है, तो आपको क्या करना है, सिंपली उसको कवर कर देना, रख के घर चले जाना चुपचाप। और जब आप सुबह आएंगे तो देखेंगे जो प्रेसिपिटेट है वो कंडेंस होके या एक्यूमुलेट होके क्या हो रहा है, लार्जर पार्टिकल उसने बना लिया है। लेकिन अगर आपको तुरंत फिल्टर करना है, आपको सैंपल की तुरंत जरूरत या प्रोडक्ट की तुरंत जरूरत है, तो आप क्या करेंगे, उस प्रेसिपिटेट को डाइजेस्ट करने, मतलब हीट करेंगे। हीट करने के बाद आप उसको क्या करेंगे, सडन कूलिंग करेंगे। सडन कूलिंग करते ही आपका जो पार्टिकल है, जो फाइनली वो क्या हो जाएगा, वो बड़ा पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कुछ प्रोसेस है जहां पे हम स्मॉलर प्रेसिपिटेट्स को या स्मॉलर पार्टिकल्स को लार्जर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं। इसी को हम डाइजेशन बोलते हैं और इसी को हम बोलते हैं ओस्टवर्ड राइपनिंग। तो ये आपके 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये पहला स्टेप हो गया प्रेसिपिटेशन, पहला स्टेप हो गया आपका प्रेसिपिटेशन, ये कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया डाइजेशन, एंड थर्ड स्टेप इज फिल्ट्रेशन। अब आपने जैसे देखा कि अब आपको क्या करना है, जो स्मॉलर पार्टिकल से वो डाइजेस्ट होके या राइपन होके छोटे पार्टिकल से बड़े पार्टिकल में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो अब आपको क्या करना है, फिल्टर करना है। फिल्टर कैसे करेंगे, सपोज करिए कि ये आपका फनल है। फिल्ट्रेशन प्रोसेस लगभग सभी ने देखा ही होगा। ये अगर फनल है और नीचे आपका सपोज करिए ये कॉनिकल फ्लास्क के अंदर आप इसको फिल्टर कर रहे हैं ऐसे इस असेंबली में, तो क्या करेंगे, आप पूरे कंटेंट को यहाँ पोर करेंगे और यहाँ पे आपने लगा रखा है फिल्टर पेपर, ये फिल्टर पेपर। तो जैसे ही आप कंटेंट यहाँ पे डालेंगे, ये किसका प्रेसिपिटेट है, एजीसीएल का प्रेसिपिटेट है। तो जैसे ही आप इसको कंटेंट डालेंगे तो सॉलिड पार्टिकल यहाँ एक्यूमुलेट हो जाएंगे, यानी प्रेसिपिटेट आपका ऊपर आ जाएगा और फिल्ट्रेट यानी जो लिक्विड पार्ट है वो नीचे चला जाएगा यहाँ पे। तो ये हो गया फिल्ट्रेट, दिस वन इज द फिल्ट्रेट। और जो ऊपर बचा है ये क्या है, ये प्रेसिपिटेट, दिस वन इज द प्रेसिपिटेट। तो आपने इसको क्या कर लिया, फिल्टर कर लिया। अब इसकी आपको वॉशिंग करनी है, यानी फिल्ट्रेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आ रहा है ये क्या है, वॉशिंग। तो वॉशिंग, प्रेसिपिटेट की वॉशिंग करने के लिए, वॉशिंग करते क्यों है कि अगर प्रेसिपिटेट में मान लीजिए कोई इंप्योरिटी है तो उसको हम वॉशिंग से क्या करेंगे, वॉश करके उसको बाहर निकाल देंगे, वो फिल्ट्रेट में आ जाएगा। तो वॉशिंग करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए कि वॉशिंग करने के लिए जो हम सोल्यूशन लेते हैं इसको वॉश करने के लिए, वो जनरली ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं जो प्रेसिपिटेट के साथ क्या रखता हो, कॉमन आयन। सपोज करिए कि ये AgCl आपका प्रेसिपिटेट है, तो इसको वॉश करने के लिए बेटर कैंडिडेट होगा NaCl, ठीक है, जहां पे क्लोरीन आ रहा हो या कम से कम जहां पे सिल्वर आ रहा हो। तो क्लोरीन एंड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन से हम क्या करेंगे, इसको वॉश करेंगे। इससे होता क्या है कि ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है कि प्रेसिपिटेट की सोल्युबलाइज होने की टेंडेंसी क्या होती है, कम हो जाती है, वो वहां सोल्युबलाइज नहीं होगा और इंप्योरिटी क्या होगी, उसमें सोल्युबलाइज होकर नीचे आ जाएगी। ठीक है, सोडियम क्लोराइड ले लीजिए या आप और भी कोई क्लोराइड का सोल्यूशन देखते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड ले लीजिए या आप कैल्शियम क्लोराइड ले लीजिए, ऐसे किसी का भी सोल्यूशन आप ले सकते हैं जो क्या करता हो, प्रेसिपिटेट के साथ क्या रखता हो, कॉमन आयन। तो ये तो हो गई आपकी वॉशिंग। अब वॉशिंग के बाद आता है नेक्स्ट स्टेप, ड्राइंग। जब भी हम कुछ वॉश करते हैं, ये तो सीधा सा फंडा है, अगर आप कपड़े भी वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद आपको क्या करना होगा, ड्राई करना होगा। तो इस फिल्टर पेपर को हम बाहर निकाल लेंगे और उसको पहले हम एयर ड्राई करेंगे, यानी हम एनवायरनमेंट में रख देंगे। तो वो क्या होगा, थोड़ा जितना सूख सकता है एयर थ्रू एनवायरमेंटल कंडीशन, वो क्या होगा, एवापोरेट होगा। और बाकी फिर हम उसको क्या करेंगे, पूरे कंटेंट को उठा के हॉट एयर ओवन में रख देंगे। हॉट एयर ओवन में अगर ये वाटर कंटेंट है तो हम टेम्परेचर ज्यादातर रखते हैं 100 के ऊपर, यानी 100 to 120 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसको हमने अल्कोहल में वॉश किया है तो आप 90 to 100 डिग्री, क्योंकि 72 उसका बॉइलिंग पॉइंट है, तो आप 90 से 100 के आसपास भी रख सकते हैं। तो ज्यादातर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हम ओवन का टेम्परेचर सेट करके इसको ओवन में रख देंगे, तो वहां पे क्या हो जाएगी, इसकी ड्राइंग हो जाएगी। तो अब आपका जो प्रेसिपिटेट है वो क्या हो चुका है, ड्राई हो चुका है। ये हो गया 5वां स्टेप। नेक्स्ट स्टेप इज इग्निशन।
अब क्या करना है, हमको इग्निशन करना है कि आपने ये पूरा फिल्टर कर लिया है। फिल्टर करने के बाद इसको आपने ड्राई कर लिया है। ड्राई करने के बाद हम क्या करेंगे कि एक क्रूसिबल लेंगे या चाइना डिश लेंगे, ठीक है। ये इसका हम वेट कैलकुलेट कर लेंगे। सपोज ये इसको हमने वेट किया तो ये आ रहा है x ग्राम। ये क्या है, वेट ऑफ क्रूसिबल है। दिस इज वेट ऑफ क्रूसिबल, ठीक है। अब क्या करना है कि फिल्टर पेपर में जहां प्रेसिपिटेट है इसको आप लाके इसके ऊपर रख देंगे। ये फिल्टर पेपर है और यहां पे क्या है, प्रेसिपिटेट है, ठीक है। इसको आप वेट कर लीजिए तो ये हो जाएगा वेट ऑफ क्रूसिबल प्लस फिल्टर पेपर प्लस प्रेसिपिटेट। ये है आपका y ग्राम, ये है y ग्राम। अब इसको क्या करना है, इसको लेकर के आप इग्नाइट करिए। इग्नाइट करिए मतलब इसको बर्न करिए। तो इसको बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि जो इग्निशन करने के लिए इसको हाई मफल फर्नेस में इसको हम बर्न कर देते हैं। तो क्या होगा कि ये जो फिल्टर पेपर है ये पूरा क्या हो जाएगा, बर्न कर जाएगा, ठीक है। तो इसको जब बर्न कर लेंगे उसके बाद हम लाके इसको वेट करेंगे। वेट करके देखेंगे कि क्या टेम्परेचर, मतलब वेट में कोई वेरिएशन तो नहीं हो रहा है। पहले आप इसको इग्नाइट करिए, फिर वेट करिए, फिर इग्नाइट करिए, फिर वेट करिए। आप ऐसे जब तक करते रहेंगे जब तक इसका जो वेट है वो कांस्टेंट ना आ जाए। होता क्या है कि अगर इसमें कुछ आपके सॉल्वेंट प्रेजेंट, सपोज वाटर ही है, तो वाटर क्या करेगा, वेट को वेरी करेगा। जैसे आप इग्नाइट करेंगे वाटर एवापोरेट हो जाएगा। फिल्टर पेपर क्या होगा, ये बर्न हो जाएगा, लेकिन सैंपल वहां पे बर्न नहीं होता है। वेट क्रूसिबल का कांस्टेंट ही है। तो आप इसको तब तक इग्नाइट करना है जब तक इसका वेट क्या ना आ जाए, कांस्टेंट ना आ जाए। सपोज करिए ये वेट आपका y ग्राम था, y1 था, और ये कन्वर्ट होकर कितना आ गया, y2 ग्राम। ये आपका अनस्टेबल वेट था और ये आपका कैसा आ गया, स्टेबल वेट आ गया, स्टेबल वेट। तो जैसे वेट आपका कांस्टेंट आ जाएगा आप इग्नाइट करना बंद कर देंगे और टोटल वेट y2 में से x ग्राम क्या कर लेंगे, माइनस कर देंगे। तो y2 में से जैसे ही आप क्रूसिबल का वेट माइनस करेंगे आपको एग्जैक्टली सैंपल का वेट मालूम चल जाएगा। सैंपल का वेट आपको वहां पे मालूम चल गया। तो सैंपल का वेट अगर हम z मानते हैं, ये क्या है, सैंपल ऑफ वेट ऑफ सैंपल, दिस इज वेट ऑफ सैंपल। तो ये कितना हो जाएगा, यानी टोटल में से y2 माइनस इसका कितना वेट था क्रूसिबल का, x, तो ये x हो गया। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वही हो जाएगा आपका वेट ऑफ सैंपल। तो ये तो हो गया आपका नेक्स्ट इग्निशन। इग्निशन के साथ साथ आपने वेइंग भी देख लिया। वेइंग ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी प्रेसिपिटेट का वेट कितना आएगा वो मैंने आपको यहाँ से बता दिया। यानी कि क्रूसिबल प्लस सैंपल प्लस फिल्टर पेपर इग्नाइट करने के बाद जो कांस्टेंट वेट आया था y2, उसमें से अगर क्रूसिबल का वेट माइनस कर देंगे तो जो z आएगा यही z हो जाएगा आपका वेट ऑफ सैंपल। सो दिस इज वेइंग पार्ट। द लास्ट वन इज कैलकुलेशन पार्ट, कि यानी कि आपको कितना आना चाहिए था और कितना आया। ये मैं आपको इनिशियली बता चुका हूँ, पहले ही बता चुका हूँ कि कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो ये कैलकुलेशन करेंगे, आप देख लीजिए, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये फाइनल स्टेप है। सपोज करिए कि आपने कितना सिल्वर नाइट्रेट लिया था, ये प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है, और इससे कितना AgCl बन रहा है। सपोज करिए कि ये इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालिए, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालिए। इसका मॉलिक्यूलर वेट आ रहा है x, ठीक है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट आ रहा है y। तो यानी कि ये x ग्राम जब लगेगा तो कितना AgCl बनेगा, y ग्राम, ठीक है। तो 1 ग्राम के लिए कितना होगा, 1 ग्राम के लिए तो ये हो जाएगा y अपॉन x ग्राम। तो 5 ग्राम के लिए कितना लगेगा, अगर 5 ग्राम आपने सिल्वर नाइट्रेट लिया है तो ये हो जाएगा y अपॉन x इंटू 5 ग्राम। तो ये तो हो गया आपका थ्योरेटिकल यील्ड, ठीक है। और प्रैक्टिकल यील्ड कितना आया, जो आपने वेट ऑफ क्रूसिबल प्लस सैंपल में से वेट ऑफ क्रूसिबल माइनस किया था वो क्या था, आपका प्रैक्टिकल यील्ड। ये क्या है, थ्योरेटिकल यील्ड। अब आपको परसेंटेज यील्ड निकालना है, तो यानी कि उतना बनना चाहिए था, इतना बना है, तो आपको अगर परसेंटेज निकालना है तो आप थ्योरेटिकल यील्ड, प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100 कर देंगे, तो आपको मालूम चल जाएगा कितना AgCl बना और कितना बनना चाहिए था, और दोनों के बीच का परसेंटेज डिफरेंस कितना है। अगर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 5 ग्राम बनना चाहिए था
2.5 ग्राम बन के आया है तो परसेंटेज कितना हो गया 50%, यानी टोटल 100 में से हमारा जो यील्ड आया वो कितना आया 50%, यानी 50% हमारी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई। तो हम ज़्यादा से कोशिश यही करेंगे कि यील्ड हमारी 90% से ऊपर आए, अप्रॉक्सीमेटली 100 के आसपास आए। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जब आप रिएक्शंस करते हैं, चाहे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो या कोई भी रिएक्शन हो, तो आपको श्योर करना होता है कि यहाँ पूरा ये प्रोसेस रिएक्ट किया है कि नहीं रिएक्ट किया है। सो दिस इज कॉल्ड ग्रेविमेट्री, यानी प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में अगर आप जो सॉलिड सब्सटेंस बन रहा है उसको आप आइसोलेट करके या फिल्टर करके उसको वेट कर पाए कि कितना प्रेसिपिटेट बना है, तो उसी को कहेंगे ग्रेविमेट्री। तो ये कुछ स्टेप्स था, आइए एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले स्टेप्स क्या इन्वॉल्व होंगे ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में? सबसे पहले क्या होगा, प्रेसिपिटेशन ऑफ substances. Precipitation of substances मतलब when two reacting substances react together to form a precipitate. This is called precipitation reaction या precipitate formation. तो precipitate आपका बन गया, AgCl बन गया, सिल्वर नाइट्रेट और NaCl से रिएक्ट होकर। उसके बाद क्या करना होगा, डाइजेशन करना होगा या ओस्टवार्ड राइपनिंग करना होगा। इसके लिए आपके पास दो मेथड बताए मैंने आपको, या तो आप उसको एज इट इज मदर लेकर में रखे रहने दें, फिर वो क्या होगा स्मॉलर पार्टिकल से बड़े पार्टिकल में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा, या आप क्या कर सकते हैं पूरे कंटेंट को हीट करिए, हीट करने के बाद उसको आइस में रख दीजिए, यानी सडन कूलिंग कर दीजिए। इस प्रोसेस से भी क्या होता है, जो स्मॉलर पार्टिकल है वो बड़े पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर क्या करना है, अगर बड़े पार्टिकल्स में आ चुके हैं तो उनको फिल्टर कर लीजिए। फिल्टर करने के बाद वॉशिंग किससे करेंगे, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट से जो कि प्रेसिपिटेट के साथ क्या रखता हो, कॉमन आयन, उससे आप क्या करिए वॉश कर दीजिए। उसके बाद क्या करना है, वॉशिंग के बाद उसको ड्राइंग कर लीजिए। उसको पहले तो आप एटमॉस्फेरिक कंडीशन में नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे उसको ड्राई करिए, और उसके बाद उसको ओवन में ले जाके 100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास उसको ड्राई कर लीजिए। ड्राई करने के बाद क्या करना होगा, क्रूसिबल में रख करके उसको इग्नाइट करना होगा। कब तक, अप टू कांस्टेंट वेट, जब तक कांस्टेंट वेट ना आ जाए। उसके बाद क्या करना होगा, आपको वेइंग करनी होगी कि वेइंग यानी कि सैंपल का वेट कितना है। तो आप सैंपल प्लस क्रूसिबल में से अगर क्रूसिबल का वेट माइनस कर देंगे तो सैंपल का वेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। एंड द लास्ट क्या करना होगा, आपको कैलकुलेशन करके देख लेना होगा कितना अमाउंट हमने प्रेसिपिटेटिंग एजेंट लिया था और कितना अमाउंट आपका प्रेसिपिटेट बन के आया। तो दिस इज ऑल अबाउट स्टेप्स इन्वॉल्व इन अ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एक लास्ट पार्ट आपके सिलेबस का बचा हुआ, दैट इज को प्रेसिपिटेशन एंड पोस्ट प्रेसिपिटेशन। तो नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आएगा वो को प्रेसिपिटेशन एंड पोस्ट प्रेसिपिटेशन इन्वॉल्व इन अ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस वो आएगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।